तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में जो आपकी यूपी पॉलिटेक्निक का फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आपका एक केमिस्ट्री का जो यहाँ पर आपका केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है या फिर कह सकते हैं जो केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का पेपर था, तो उसका यहाँ पर हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं क्या पेपर था और आगे आने वाले एग्ज़ाम में कैसा आपका पेपर पैटर्न रहेगा। तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा। चलिए बिना वक्त गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो ये आपका है जो आपका 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, ऑड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2019। अब जो आपका एग्ज़ाम होगा वह आपका मार्च में होना है, आप सभी को पता चल गया होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप एक कोड पढ़ा होता है पेपर का और यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना होता है और पेज आपके इसमें कितने हैं 8 हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, वो आपका पेपर के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर देखिए अब जो आपके केमिस्ट्री का पेपर होता है यह बहुत सारी ब्रांचों में क्या होता है कॉमन होता है, मतलब कि सेम पेपर आता है। कौन कौन सी ब्रांचें हैं अब वो आप देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, इसके बाद देखते हैं इसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल हो गई, मैकेनिकल ऑटो हो गई, मैकेनिकल कंप्यूटर एडेड हो गई, उसके बाद यहाँ पर मैकेनिकल प्रोडक्शन हो गया, मैकेनिकल आरएसी हो गया, मैकेनिकल मेंटेनेंस हो गया और यहाँ पर केमिकल हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया। और यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचें हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई और यहाँ पर मैकेनिकल लेटरल एंट्री हो गया। तो मतलब बहुत सारी ब्रांचें हैं जिनमें ये आपका सेम पेपर आता है, वही आपका पेपर आता है, मतलब कि आपका ये कॉमन पेपर होता है। सभी ब्रांचों में सब्जेक्ट होता है तो आपका कॉमन पेपर होता है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। 2 पेज तो देखिए आपके इसी में निकल गए, 2 पेज जो आपके थे वह इसी में आपके निकल गए। चलिए अब यहाँ पर आते हैं आपके पेपर पे। जो यहाँ पर आपका पेपर कितने नंबर का होता है, कितना पूर्णांक होता है, कितने पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं और उसके बाद कितने आवर का होता है आपका एग्ज़ाम। तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम 2.3 आवर का होता है, मतलब कि 3 पास 2 मतलब कि आपका 2 घंटे 30 मिनट का आपका एग्ज़ाम होता है। एंड इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए मैक्सिमम मार्क्स कितना लाना होता है, आपको 50 नंबर आपका मैक्सिमम होता है और आपको मिनिमम लाना कितना होता है 17 नंबर लाना होता है पास होने के लिए। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट जो मैं आपको हर मॉडल पेपर या फिर हर प्रीवियस ईयर का पेपर बताने कि पहले आपको बताता हूँ। तो क्या है यहाँ पर अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, जैसे कि आपका पहले में 3 क्वेश्चन दिए हैं तो उसमें आपको 2 करने होंगे, दूसरे में आपके 3 दिए होंगे तो उसमें 2, मतलब कि इस तरह के आपके दिए होंगे तो सभी को आपको अटेम्प्ट करना है। पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा सभी आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब उसमें आपका ऑप्शन होगा, वह आपको अभी जब पेपर दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डाटा ऑफ क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन। तो आपको देखिए जो न्यूमेरिकल डाटा होगा वह आपको बोथ वर्जन में चेक कर लेना है, क्योंकि आपका जो इंग्लिश वाला होता है वह आपका पेपर बनाया जाता है और जो आपका हिंदी वाला होता है वह आपका ट्रांसलेट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर लिखा है इफ़ देयर इज एनी डिफरेंस इन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एनी क्वेश्चन द स्टूडेंट शुड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश वर्जन। तो आपको इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा, मतलब कि आपको क्वेश्चन देख लेना है और जो भी आपका परिवर्तन हो उसमें जो भी आपका चेंजमेंट हो उसके हिसाब से आपको चेंजमेंट कर लेना है। तीसरा है यूज़ ऑफ पेजर एंड मोबाइल फ़ोन बाय द स्टूडेंट इज़ नॉट अलाउड। तो ये आपका अलाउड नहीं है पेजर और मोबाइल फ़ोन। तो ये भी हो गया आपका। अब चलिए चलते हैं अपने पेपर की ओर। तो ये देखिए आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में आता है। आपको जो करना हो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें वह आप कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग इंग्लिश वाला यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर जो भी होंगे वह सभी लोग हिंदी मीडियम से होंगे, यूपी बोर्ड से होंगे। तो हम लोग यहाँ पर हिंदी का देखते हैं। तो चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या है पहला प्रश्न नंबर 1 में क्या है आपके देखिए 12 प्रश्न होंगे। इसमें आपको कितने करने होंगे 10 करने होंगे। प्रत्येक आपका 1 नंबर का होगा तो बनेगा जाके आप कितना 10 नंबर का। तो देखिए आपका 10 नंबर का पहला प्रश्न है और यहाँ पर 12 में आपको 10 करने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्न आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। आपको इन सब के यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा इनके यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर, इसमें क्या है मूल अवस्था में क्रोमियम का त्रुटिहीन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें आपका यहाँ पर त्रुटिहीन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है आपका कौन सा है। चलिए अब यहाँ पर आगे 7 नंबर में आपका क्या बोला गया है,
निम्न जेड परमाणु संख्या वाले तत्व किस एसपीडी ब्लॉक में रखे गए हैं। तो ये आपको बताना है। तो ये आपने पढ़ा होगा, शायद आपका पहला या आई थिंक दूसरा चैप्टर है, उसमें आपने ये पढ़ा होगा। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए VSEPR जो आपका सिद्धांत है, जो आपकी थ्योरी है, इसका उपयोग करते हुए निम्न अणुओं की संरचना आपको बतानी है कहाँ पर होती है। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया होगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था। चलिए अब यहाँ पर है सबसे कम ऊष्मीय मान की गैस यहाँ पर आपकी कौन सी है। तो ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ऑप्शन में आपको कोई एक चूज करना होगा। चलिए आगे है कोयले की प्रॉक्सिमेट विश्लेषण में नमी का निर्धारण ताप किया जाता है। तो ये भी आपको ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर देना होगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ला नंबर है पीने योग्य जल शोधन में नहीं संबंधित है। तो यहाँ पर आपकी कई ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको कोई एक चूज़ करना होगा। तो ये हो गया ला नंबर। अब यहाँ पर बा नंबर है IUPAC नाम लिखना है। देखिए इसमें आपका IUPAC नाम लिखना है, तो ये भी आप कर लेंगे। चलिए ये हो गया बा नंबर। बढ़ते हैं आगे। अब आगे है परिभाषित कीजिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये BOD एंड COD। ये आपका BOD एंड जो COD है, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका हर बार के एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो इसको आप ज़रूर याद करके रखिए। चलिए आप अगला क्वेश्चन है एक अशुद्ध जिंक का टुकड़ा एक शुद्ध जिंक के टुकड़ा एक लवण के विलयन में रखे हैं। कौन सा टुकड़ा शीघ्र से संसारित होगा। तो ये आपको बताना है। एक आपका अशुद्ध जिंक का टुकड़ा है और यहाँ पर एक आपका शुद्ध जिंक का टुकड़ा है। अब उसके बाद इन दोनों को एक अलग अलग या फिर एक ही यहाँ पर लवण में रखा जाता है। तो यहाँ पर कौन पहला संचारित होगा, ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न सेल अपक्रिया का नष्ट समीकरण लिखना है आपको। तो इसमें आपको नष्ट समीकरण लिखना है, तो ये भी आप कर लेंगे। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1 का बोल्ट तथा नट समान धातुओं की उपयुक्त मानना प्रचलित है क्यों। मतलब कि आपका जो बोल्ट होता है, जो आपका नट होता है, वह सेम यहाँ पर मेटल के क्यों बनाए जाते हैं, ये आपका क्यों ज़्यादा उपयुक्त होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये हो गए आपके 12 क्वेश्चन। इनमें आपको जो 10 क्वेश्चन आए वह आप अपनी स्वेच्छा से अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। तो चलिए ये आपका पहला नंबर क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या है, कोई 5 भाग के उत्तर दीजिए। तो 7 आपके प्रश्न हैं, इसमें आपको 5 करने होंगे। प्रत्येक आपका 2 नंबर का, तो बनेगा जाके आपका 10 नंबर का। तो देखिए क्या है पहला प्रश्न। अधिकांश धात्विक क्रिस्टलों को विद्युत चालकता ताप पर बढ़ने पर कम होती हैं क्यों। तो ये आपको बताना है कि अधिकांश जो धातुएं धात्विक क्रिस्टलों को विद्युत चालकता ताप पर बढ़ने पर कम होती हैं क्यों, आपको ये आपको बताना है। तो ये भी हो जाएगा। चलिए अगला है कर्तन पायस तथा ठंडा करने वाले द्रव के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो आपको पता है जो कर्तन पायस होता है, जो ठंडा करने वाला द्रव होता है, इनका महत्व क्या होता है, ये आपने शायद आई थिंक लुब्रिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्च ऊष्मीय मान तथा निम्न ऊष्मीय मान की परिभाषा एवं अंतर लिखिए। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए एक आपका BOD एंड COD, एक आपका ये वाला और एक आपका ये वाला, लगभग हर बार के एग्जाम में आपके पूछे ही जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बॉयलर के जल भरण में जल की घुली विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों का क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो ये आपका बॉयलर वाले चैप्टर से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे किया जाता है, ये आपको बताना है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्षेत्र में बहुलकों के प्रमुख उपयोगों को लिखो। तो यहाँ पर आपका बहुलक के औद्योगिक क्षेत्र में क्या प्रयोग होते हैं, ये आपको लिखना है। अब अगला क्वेश्चन है अर्ध भरने तथा पूर्ण भरण कक्षकों के लिए क्या नियम है, यह किस प्रकार सहायता करते हैं, निम्न के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके CR और CU परमाणुओं के लिए व्याख्या भी करनी है। तो यह हो गए आपके 7 क्वेश्चन, जिसमें आपको 5 करने होते हैं। चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे में क्या है, निम्न में से कोई 2 आपको उत्तर देने हैं और यहाँ पर देखिए प्रत्येक आपका 5 नंबर का है, तो आपका 10 नंबर यहाँ से हो जाता है। तो देखिए A नंबर यदि आप करेंगे तो ये आपका A में 2 पार्ट है, दोनों आपको करने पड़ेंगे। तो देखिए A नंबर में क्या है, समस्थानिक एवं संभारिक में परिभाषा एवं अंतर लिखो।
प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। पहले आपको संभारिक और समस्थानिक परिभाषा लिख देनी है, फिर यहाँ पर आपको अंतर वाला कॉलम बनाना है, अंतर लिख देना है, फिर आपको उदाहरण लिख देना है, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। चलिए इसी का दूसरा पार्ट है संश्लेषित स्नेहकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये भी आपका हो जाएगा। सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पर भी आपको बोला कि आप जब इतना कर देंगे 5 नंबर मिल जाएंगे, तो आई एम सॉरी, इसमें क्या है कि 2.5 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा और 2.5 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, तब जाके आपका 5 नंबर का बनेगा। तो इस तरह होता है। चलिए अब यहाँ पर 2 नंबर में क्या है, इसमें भी वही है, स्नेहन के सिद्धांत की व्याख्या उपयुक्त उदाहरणों से कीजिए। तो ये आपका 2.5 नंबर का, और ये आपका दाम्भिकी ईंधन की कार्य प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो ये भी आपको करना होता है। चलिए 7 नंबर है संचारण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। और इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन 7 में है विच्छेदन बिंदु क्लोरीनीकरण से क्या लाभ होता है। तो ये भी आपके दोनों 2.5 नंबर के होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, आ, बा और सा में आपके 3 क्वेश्चन है, 3 में आपको कोई 2 करने होते हैं। अगर आप पहला करेंगे तो इसमें आपको ये दोनों करने पड़ेंगे, दूसरा करेंगे तब भी आपको ये दोनों करने पड़ेंगे, तीसरा करेंगे तब भी आपको ये दोनों करने पड़ेंगे। मतलब कि आपका एक प्रश्न के 2 पार्ट, एक प्रश्न के 2 पार्ट, एक प्रश्न के 2 पार्ट, तो आपको इस तरह करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कोई 2 आपको उत्तर देने हैं, सेम वही है जैसे कि आपकी 3 प्रश्न है, 1 2 3। अब 3 में आपको 2 करने हैं, चाहे तो आप ये वाला करें, चाहे तो आप ये वाला करें, ये वाला करें, चाहे आप ये करें, चाहे आप ये करें, चाहे ये करें, तो आपको 2 करने हैं। जो भी आप करेंगे उनमें आपको दोनों पार्ट करने पड़ते हैं। चलिए तो ये भी वही आपका सेम है। कोयले की प्रोक्सीमेट विश्लेषण की व्याख्या कीजिए, प्राप्त कोयले से जल गैस बनाने की विधि को लिखिए। फिर अगला है जियोलाइट निर्मलित जल में कठोरता के अभाव में बॉयलर में दाहक भंगुरण हो जाता है, व्याख्या कीजिए। तो ये हो गया। चलिए अगला है कोयले के नमूने का ऊष्मीय मान कैसे ज्ञात किया जाता है, स्वच्छ चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न जियोलाइट की परिभाषा दीजिए, और यहाँ पर आपका जल की कठोरता को दूर करने में जियोलाइट का कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपको बताना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अपशिष्ट जल उपचार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। उसी में अटैच क्वेश्चन क्या है, निम्न के रासायनिक संगठन, ऊष्मीय मान तथा उपयोग लिखिए। प्राकृतिक गैस सीएनजी मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और यहाँ पर एलपीजी मतलब कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपका पूछा जा सकता है। चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो 5वां नंबर प्रश्न क्या है, निम्न के आपको 2 भाग करने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न संक्षारण क्या है, विभिन्न प्रकार के संक्षारण की विवेचना कीजिए, धातु को संक्षारण से बचाने के उपाय। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लीजिए। चलिए अब है योग बहुलकों एवं संघनन बहुलकों में अंतर लिखिए। तो ये भी आपको याद कर लेना है। चलिए आगे है नायलॉन 66 संश्लेषण में संबंधित रासायनिक अपक्रिया लिखना है। दूसरा प्रश्न इसी में अटैच है, लोहे की कील का मत्था तथा चमकीला बिंदु शीघ्र संचारित होता है, मध्य भाग की अपेक्षा क्यों। तो ये आपको बताना है कि मध्य भाग की अपेक्षा लोहे की कील का मत्था और चमकीला भाग जल्दी संचारित क्यों हो जाता है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, धातु सतह पर क्रोमियम किस प्रकार इकट्ठा होती है, क्रोमियम लेपन से क्या लाभ होते हैं, ये आपको बताना है। इसी में अटैच क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हीं 2 उत्पादन तथा उपयोगों की व्याख्या लिखनी है, पीवीसी, टेफ्लॉन, बेकेलाइट। तो ये आपके सभी इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी आपके दिए गए होंगे, पीवीसी हो गया, टेफ्लॉन हो गया, बेकेलाइट हो गया, नायलॉन 6 हो गया, नायलॉन 66 हो गया। तो ये भी आपके जितने भी दिए हैं, इनके आपको उपयोग और उत्पादन के और लाभ इनके आपको जरूर याद कर लेने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अपक्रिया भी याद कर लेनी है कैसे बनते हैं। आपका एक तो जरूर पूछा जाता है, 1 या 2 जरूर पूछे जाते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर भी देख लिया। तो आई होप ये आपको जो जितना भी पेपर था आपको समझ में आ गया होगा, कैसे आपको करना होता है, क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है और क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा आने वाले एग्ज़ाम में। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको आगे किस सब्जेक्ट का चाहिए, जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।